फ्रेंड्स वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज हम लोग ज्योग्राफी नहीं भूगोल का चैप्टर 8 जिसका नाम है निर्माण उद्योग यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो को कवर कर लिया है, ठीक है। जो नहीं कवर किए हैं वह चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि निर्माण उद्योग क्या होता है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग के कितने प्रकार होते हैं, उत्पादों के आधार पर उद्योग के कितने प्रकार होते हैं, निर्मित उत्पाद की जो प्रकृति होती है उसके बेस पर उद्योग को 8 भागों में बांटा गया है, वो हम लोग पढ़े थे पार्ट 1 वीडियो में, ठीक है। कच्चे माल के आधार पर उद्योग के कितने प्रकार होते हैं, शक्ति क्या होती है, बाजार की जो स्थिति होती है कौन कौन से कारक पर डिपेंड करता है, कौन कौन से कारक होते हैं, बाजार पूंजी, ये सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स के साथ पहला वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। टिस्को कौन है, यानी टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद इसको के बारे में पढ़े थे, भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, उसके बाद दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के बारे में फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो सेकंड वीडियो का टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है बोकारो इस्पात संयंत्र से। तो चलिए, बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ये एक इस्पात संयंत्र है जो रूस की मदद से यानी रशिया की सहायता से 1964 में, कब 1964 में बोकारो में स्थापित किया गया था। यानी ये जो इस्पात संयंत्र है ये किसके सहायता से, किसके मदद से, रूस का सहायता से 1964 में बोकारो में स्थापित किया गया था। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। ये लाइन आप 100% याद रखना होगा क्योंकि ये लाइन वो किसी भी हाल में नहीं भूलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आपको पूछे जा सकते हैं और पूछते भी हैं, ठीक है। तो इस संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत, ये देखिए ये जो है इस बोकारो इस्पात संयंत्र इसका एक सिद्धांत था जिसके कारण इसको स्थापित किया गया था। कौन सा सिद्धांत था, लागत न्यूनीकरण यानी परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर इसका स्थापना किया गया था बोकारो इस्पात संयंत्र की, जिसके अनुसार बोकारो और राउरकेला संयुक्त रूप से यानी मिलजुल करके राउरकेला प्रदेश से लौह अयस्क प्राप्त करते हैं तथा वापसी में जब गाड़ी वापसी जाती है तो मालगाड़ी डिब्बे राउरकेला के लिए क्या लेते हैं, क्या लेके जाते हैं, कोयला लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया कि एक तरह से जो लागत होता है परिवहन का लागत, वो जब वापस जाते हैं तो उस टाइम ज्यादा लागत नहीं लगता है, मतलब इधर से खाली गाड़ी नहीं जाता है तो लागत जो होता है वो न्यून लगता है यानी कम लगता है। तो परिवहन लागत न्यूनीकरण के सिद्धांत के आधार पर बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में रूस की सहायता से बोकारो में किया गया था, ठीक है। तो अन्य कच्चे माल जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि अन्य कच्चे माल बहुत सारे होते हैं। अन्य कच्चे माल बोकारो को लगभग 350 किलोमीटर की परिधि के आसपास यानी अंदर ही मिल जाते हैं। यानी 300 यहाँ अगर बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापित है तो इसके चारों ओर उन 350 किलोमीटर के परिधि के और चारों ओर उनको मतलब जितने भी कच्चे माल की जरूरत होती है वो सारे चीज मिल जाते हैं, अंदर ही में मिल जाते हैं। 350 किलोमीटर की परिधि के अंदर ही उनको प्राप्त हो जाते हैं। जल तथा जल विद्युत शक्ति की आपूर्ति दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन द्वारा की जाती है, यानी डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के द्वारा जल तथा जल विद्युत शक्ति की आपूर्ति की जाती है बोकारो इस्पात संयंत्र से। उसके बाद आगे बताया जा रहा है कि अन्य इस्पात संयंत्र, तो चतुर्थ योजना की अवधि में स्थापित 3 नए इस्पात संयंत्र कच्चे माल स्रोतों से यानी सोर्स से तथा तीनों संयंत्र दक्षिणी भारत में स्थापित है। विजयनगर इस्पात संयंत्र हॉस्पेट यानी कर्नाटक में है, विकसित किया गया है। इसमें स्वदेशी तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। विजयनगर इस्पात संयंत्र के बारे में अगर बताया जाए तो तथा ये संयंत्र जो है आसपास के क्षेत्रों से लौह अयस्क और चुनाव कर दिया, चूना पत्थर होगा, या क्या होगा, चूना पत्थर प्राप्त कर उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमको बता रहा है कि विजयनगर इस्पात संयंत्र ये विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में स्थित पहला पत्तन आधारित संयंत्र है और इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। कब की गई थी विजयनगर इस्पात संयंत्र की स्थापना, स्टेबलाइज ये की गई थी 1992 में। किसके निकट, मतलब ये किसके बेस्ड पर है, यानी पहला पत्तन आधारित संयंत्र है, यानी पत्तन के आधार पर ये संयंत्र स्थापित किया गया है और ये कहाँ है, विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में। इनके मुख्य इस्पात संयंत्रों के अतिरिक्त यानी इन मुख्य इस्पात संयंत्रों के अलावा देश के विभिन्न भागों में अलग अलग भागों में 206 से अधिक इस्पात संयंत्र अभी उसकी इकाइयां यूनिट जो है स्थापित की गई है। आगे हम पॉइंट पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है आपका सूती वस्त्र उद्योग, यहाँ सती कर दिया सूती होगा, सूती वस्त्र उद्योग यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये जो है ये भारत के परंपरागत उद्योगों में से एक है, यानी पहले से चलता आ रहा उद्योग है। उनमें से एक बहुत फेमस यानी विख्यात उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। और 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई थी, मुंबई में की गई थी। और ये जो है ये गुजरात और महाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्रों के बहुत निकट था। यानी 1854 में जो मुंबई में पहली सूती वस्त्र का जो मिल है वो जो स्थापना किया गया था वो किसके नजदीक था, गुजरात और महाराष्ट्र के कपास उत्पादक जो क्षेत्र है उसके बगल में था। वहां से क्या करते थे, कपास मतलब कच्चे माल के रूप में प्राप्त करते थे
और वो जो मिल है मुंबई में स्थापित जो किया गया था 1854 में, तो वो वहाँ इस्तेमाल करते थे कपास को कच्चे माल के रूप में और कपड़ा का निर्माण करते थे। दो और मिलें शाहपुर मिल और कैलिको मिल अहमदाबाद में स्थापित की गई। 1947 तक भारत में इन मिलों की संख्या 423 थी। कितना थी? 423 थी। लेकिन देश विभाजन के बाद जब पाकिस्तान बना, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान बना, तो उसके बाद अच्छी गुणवत्ता वाले कपास उत्पादक जो क्षेत्र हैं वो पाकिस्तान में चले गए और 409 मिलें बच गई, जो केवल 29% यानी 29% जो है कपास उत्पादक क्षेत्र पर डिपेंड रहा, यानी निर्भर थे। कपास एक शुद्ध कच्चा माल है जिसका वजन निर्माण प्रक्रिया में नहीं घटता है। पर कपास एक ऐसा शुद्ध कच्चा माल है जिसका वजन जो है निर्माण प्रक्रिया में नहीं घटता है। अगर वहीं गन्ना की बात की जाए तो उसका निर्माण प्रक्रिया में इसका वजन जो भार है जो है वो घट जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज पॉइंट जो है, ये सब पॉइंट याद रखने के पॉइंट है। ये कोई थ्योरी नहीं है जो हमको समझाना पड़ेगा अच्छे तरह से, यानी स्पेशल तरीके से हमको समझाना पड़ेगा। ये सब चीज कौन नहीं समझेगा? बच्चा भी समझ जाएगा। ठीक है, 5 क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा। इसलिए आप लोगों को सिर्फ याद रखने का चीज है ये सब, ये थ्योरी है नहीं है, और ये थ्योरी को समझाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए याद रखेंगे। अगला पॉइंट है बता रहा है कि कपास एक शुद्ध कच्चा माल है जो वजन प्रक्रिया में नहीं घटता, वजन प्रक्रिया में इसका वजन नहीं घटता, यानी भार नहीं करता है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग 2 सेक्टरों में विभक्त किया जा सकता है, 2 सेक्टरों में, 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला जो सेक्टर है संगठित सेक्टर, दूसरा क्या है? असंगठित सेक्टर। तो संगठित सेक्टर के अंतर्गत क्या आते हैं? तो संगठित सेक्टर के उत्पादन में तेजी से कमी आई है। ये जो सेक्टर है, पहला सेक्टर संगठित और असंगठित। भारत में सूती वस्त्र उद्योग को कितने सेक्टर? 2 सेक्टर। ये चीज आप याद रखेंगे, आपको पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, कितने सेक्टरों में बांटे जा सकते हैं संगठित और असंगठित। संगठित जो है इसमें उत्पादन करने की जो क्षमता है उसमें काफी गिरावट आई है, यानी संगठित सेक्टर के उत्पादन में तेजी से कमी आई है। ये 20वीं शताब्दी, कब? 20वीं शताब्दी के मध्य में 81% से घटकर 2000 में 6% रह गया है। अभी तो लगभग 0 ही हो गया होगा। ठीक है, तो यानी 2000 में जो है 6% रह गया, ये संगठित सेक्टर हो गया। और असंगठित सेक्टर जो है इसके अंतर्गत हथकरघा, खादी सहित और विद्युत करघा में उत्पादित कपड़ा आते हैं। यानी असंगठित क्षेत्र जो है, यानी सेक्टर जो है, इसके अंतर्गत हाथकरघा से भी और विद्युत करघा से भी जो भी कपड़े निर्माण किए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? असंगठित सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। दक्षिण भारत, यानी दक्षिणी भारत में कोयम्बटूर, बेंगलुरु तथा मदुरई में मिलों की स्थापना की गई है। ठीक है, अगला पॉइंट हमको बता रहा है कि तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक मिलें हैं, पर उनमें से अधिकांश मिलें कपड़ा ना बनाकर सूत का उत्पादन करती है। यानी तमिलनाडु राज्य की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मिल है वहां, लेकिन वो बहुत सारे मिल क्या करते हैं? कपड़ा नहीं बनाते, वो क्या करते हैं? सूत का उत्पादन करते हैं। यानी सूत बनाना भी एक मतलब उसका काम होता है, ये सारे मिल का काम होता है। बहुत सारे मिल क्या करते हैं? कपड़ा का निर्माण करते, कपड़ा का उद्योग चलाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट मेरा है चीनी उद्योग के बारे में, शुगर इंडस्ट्री के बारे में। ये उद्योग जो है, ये उद्योग देश का दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, यानी कृषि आधारित उद्योग आप समझते हैं, जो उद्योग कृषि पर डिपेंड करता है, जूट जो होता है, पटसन आधारित उद्योग, रेशा आधारित उद्योग, बहुत सारे उद्योग होते हैं जो कृषि पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कृषि क्षेत्र से कच्चा माल की प्राप्ति करता है, उसी को क्या कहते हैं? कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। ये जो चीनी उद्योग है, ये देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण क्या है? कृषि आधारित उद्योग है। भारत दुनिया में गन्ना तथा चीनी दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यह विश्व के कुल चीनी उत्पादन का 8% उत्पादन करता है। यानी दुनिया में, पूरा विश्व में, वर्ल्ड में अगर 100% चीनी का उत्पादन होता है तो उसमें से 8% एक अकेला भारत ही उत्पादन करता है चीनी का। ठीक है, चीनी उद्योग के कच्चे माल गन्ना मौसमी होने के कारण चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है। ठीक है, यानी गन्ने का उत्पादन जो होता है हर समय नहीं होता, उसका मौसम होता है। तो ये क्या है? एक मौसमी मतलब उद्योग हो जाएंगे, क्योंकि ये गन्ने पर डिपेंड करता है। गन्ना क्या है? एक मौसमी फसल है, यानी मौसमी उत्पादन होता है, उसमें मौसम के आधार पर उसमें उत्पादन किया जाता है। गन्ना का उत्पादन हमेशा नहीं होता। ठीक है, जिसके कारण चीनी उद्योग क्या है? एक मौसमी उद्योग है। चीनी उद्योग एक क्या है? मौसमी उद्योग है। अगला पॉइंट हमको कह रहा है कि चीनी उद्योग 4 लाख व्यक्तियों को, यानी 4 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली क्या करते हैं? रोजगार देते हैं, यानी रोजगार प्रोवाइड करते हैं। और एक बड़ी संख्या में किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चीनी उद्योग जो है 4 लाख लोगों को, कितना लोग? 4 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली क्या देते हैं? रोजगार देते हैं, 4 लाख से अधिक। और एक बड़ी संख्या में किसानों को क्या देते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, ये क्या पढ़े? चीनी उद्योग के बारे में पढ़े। सारा चीज याद रखने की चीज है, इसमें कोई समझाने की चीज नहीं है या फिर कोई समझने की चीज नहीं है। सारा चीज आपको याद रखना होगा। और थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खास करके MCQ। ठीक है, यानी
एमसीक्यू जिसको बोलते हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आना ही है। अगला पॉइंट हमको कह रहा है कि आधुनिक आधार उद्योग यानी आधुनिक आधार उद्योग का विकास 1903 में यानी 1903 में शुरू हुआ और बिहार में एक चीनी मिल की स्थापना की गई। 1950 से 51 के बीच 139 कारखाने प्रचलन में थे। 2010 से 11 में चीनी मिलों की संख्या 662 हो गई। कितना? 2010 से 11 में 2010 से 11 में टोटल मिलों की संख्या, चीनी मिलों की संख्या कहां तक पहुंच गई? 662 तक पहुंच गई। ठीक है। अगला पॉइंट हमको कह रहा है कि महाराष्ट्र देश के कुल चीनी उत्पादन का 1/3 भाग अधिक मतलब 1/3 से अधिक भाग का उत्पादन करता है, यानी 1/3 जो है वो पार्ट जो होता है यानी जो हिस्सा है वो महाराष्ट्र देश का, मतलब जो है महाराष्ट्र जो है ये देश के कुल चीनी उत्पादन का 1/3 से अधिक भाग का क्या करता है? उत्पादन अकेले ही करता है। राज्य में 119 यानी राज्य में 119 चीनी मिलें हैं। इनमें से 87 जो है सहकारी सेक्टर यानी सरकारी सेक्टर में है। क्या है? सरकारी सेक्टर में, यहाँ सहकारी होगा। ठीक है, सहकारी सेक्टर में। ठीक है, यहाँ सरकारी नहीं होगा, सहकारी होगा। ठीक है, तो यहाँ जो 119 मिले हैं यानी महाराष्ट्र की बात की जाए तो 119 मिले हैं चीनी मिलें और 87 क्या है? सहकारी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान रखता है यानी सेकंड स्थान यानी सेकंड पोजीशन पर उत्तर प्रदेश यानी यूपी आते हैं। बिहार में मुख्य गन्ना उत्पादक जिले चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सिवान और गया है। कौन सा? यानी बिहार स्टेट की अगर बात की जाए तो बिहार में जो मुख्य गन्ना उत्पादक जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं? चंपारण हो गया, सारण हो गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सिवान और गया हो गया। ठीक है, ये चारों जिले, ये सब जिले जो है काफी क्या करते हैं? गन्ना का उत्पादन करते हैं। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे पेट्रो रसायन उद्योग के बारे में यानी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। देखिए 1960 में जैव रसायन की मांग को पूरा करना बहुत बड़ा कठिन काम हो गया था, यानी जैव रसायन की मांग इतना बढ़ गया था 1960 में कि उनको पूर्ति करने के लिए जो कंपनियां थी, जो भी मतलब उद्योग थे, उनको पूर्ति करने के लिए उनके पास कोई क्षमता नहीं बचा था। ठीक है, यानी 1960 में इतना जैव रसायन का मांग हो गया था कि उनको पूर्ति करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। ठीक है, अपरिष्कृत पेट्रोल से कई प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती है, यानी अपरिष्कृत जो भी पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं यानी पेट्रोलियम जो वस्तुएं जो औद्योगिक खनिज है यानी जो प्राप्त किए जाते हैं मिनरल्स के रूप में, द्रव्य के रूप में, उससे जो वस्तुएं होती है, बहुत सारी वस्तुएं तैयार की जाती है जो अनेक नए उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। इन्हें सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? पेट्रो रसायन उद्योग यानी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो अपरिष्कृत पेट्रोल से जो पदार्थ बनाए जाते हैं जो इंडस्ट्री में, जो उद्योग में, उसी को क्या कहेंगे? पेट्रो रासायनिक उद्योग कहेंगे या फिर पेट्रो रसायन उद्योग कहेंगे। ये चीज आपको याद रखना है, ये पॉइंट आप नहीं भूलेंगे कि कब कठिन हो गया था जैव रसायन की मांग को पूरा करना 1960 में। ठीक है, तो पेट्रो रसायन उद्योग के अंतर्गत बहुत सारी चीज का निर्माण होता है। तो इसको जो बांटा गया है 4 उपवर्गों में बांटा गया है पेट्रो रसायन उद्योग को। पहला जो है पॉलीमर, दूसरा है एलास्टोमर्स, तीसरा है कृत्रिम रस, पृष्ठ संक्रियक। ठीक है, तो 4 इसके उद्योग को यानी इस उद्योग को 4 उपवर्ग में बांटा गया, पॉलीमर, एलास्टोमर्स, कृत्रिम रस और पृष्ठ संक्रियक। ठीक है, ये पेट्रो रसायन उद्योग का वर्गीकरण किया गया है। अगला पॉइंट हमको बता रहा है कि मुंबई शैल रासायनिक उद्योग का केंद्र है। मुंबई क्या है? मुंबई शैल जो है वह क्या है? रासायनिक उद्योग का केंद्र है। रासायनिक तथा पेट्रो रासायनिक विभाग यानी रासायनिक तथा पेट्रो रासायनिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में पेट्रो रसायन सेक्टर के अंतर्गत 3 संस्थाएं काम कर रही है जो निम्नलिखित है। यानी रासायन तथा पेट्रो रसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में यानी उसके प्रशासन यानी जो है यानी सरकारी जो होते कानून होते उसके कंट्रोल में पेट्रो रसायन सेक्टर के अंतर्गत 3 संस्थाएं काम करती है। 3 जो है इंस्टीट्यूट काम करती है। तो पहला संस्था हम, दूसरा संस्था, तीसरा संस्था, तीनों चीज को हम डिफाइन के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला संस्था है आईपीसीएल। क्या कहें? आईपीसीएल मतलब ये कंट्रोल रखता है रसायन उद्योग पर कि कौन सा रसायन का निर्माण किया जाए, कौन सा रसायन का निर्माण नहीं किया जाए, क्या उसमें बनाया जाए, नहीं बनाया जाए, ये सब कंट्रोल रखता है, मतलब नियंत्रण रखता है। ठीक है, तो आईपीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, यह आईपीसीएल का फुल फॉर्म है। तो भारतीय पेट्रो रासायनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड यह पॉलीमर, रेशा तथा रेशों से बने संक्रियक का निर्माण और वितरण करता है। ये जो आईपीसीएल का काम क्या है? ये क्या काम है? क्या काम करता है? पॉलीमर, रेशा और रेशों से बने संक्रियक का निर्माण करना और वितरण करना इसका आईपीसीएल का मेन काम होता है। ठीक है, और
और दूसरा जो है वो क्या है, पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। क्या है, पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये जो है ये भारत सरकार तथा बुनकरों की सहकारी संस्थाओं का संयुक्त प्रयास है। क्या है, यानी भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडिया का गवर्नमेंट है, और बुनकरों की सहायता से, यानी बुनकरों की, जो बुनकर करते हैं, यानी जो भी बुनकर होते हैं, जो भी कपड़े का जो भी बनाए जाते हैं, जो भी मजदूर लोग होते हैं, तो उनको उनकी सहकारी संस्थाओं की संयुक्त रूप है, उनकी सहकारी जो संस्था होते हैं उनका संयुक्त प्रयास है। तथा ये पॉलिस्टर तंतु, सूत और नायलॉन चिप्स का उत्पादन गुजरात के वडोदरा एवं नलधाड़ी संयंत्रों में करता है। ठीक है, ये पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव की बात की जाए, लिमिटेड की, पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड की बात की जाए तो ये क्या करते हैं, पॉलिस्टर तंतु, सूत और क्या करते हैं, नायलॉन चिप्स का उत्पादन गुजरात के वडोदरा एवं नलधाड़ी संयंत्रों में करता है। ये दूसरा संस्था हो गया। अब तीसरा जो संस्था वो सीपेट, एक होता है सीटेट एग्जाम होता है टीचर लोग का, ठीक है, यानी सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है सीटेट, और एक होता है यहाँ सीपेट के बारे में बता, सीटेट नहीं समझेंगे इसको, डीएलएड सीटेट नहीं समझेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, सीपेट पढ़ेंगे। ठीक है, सीपेट का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तो ये जो है ये पेट्रोकेमिकल उद्योग में श्रमिकों यानी जो मजदूर होते हैं और जो ऑफिसर्स यानी जो अधिकारी उसमें काम करते हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम करता है। ठीक है, ये सीपेट का काम होता है। किसका, सीपेट का, यानी प्रशिक्षण देने का काम। किसको प्रशिक्षण देते हैं, यानी जो श्रमिक काम करते हैं, जो भी मजदूर काम करते हैं पेट्रोकेमिकल उद्योग में, और जो भी अधिकारी काम करते हैं। ठीक है, तो सार्वजनिक ये तीन संस्था हो गए, पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, सीपेट और आईपीसीएल। ये तीनों संस्था क्या करते हैं, प्रशासनिक नियंत्रण में पेट्रो रसायन सेक्टर के अंतर्गत तीन संस्थाएं थी, ये जो क्या करते हैं, पेट्रो रासायनिक विभाग के अंतर्गत काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट हमको बताया जरा, सार्वजनिक क्षेत्रों में, क्या सार्वजनिक क्षेत्रों में 1961 में स्थापित नोसिल, नोसिल का फुल फॉर्म क्या है भाई, द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्या है फुल फॉर्म, द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये नोसिल का फुल फॉर्म है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में 1961 में स्थापित, नोसिल की स्थापना कब की गई, 1961 में। तो नेफ्था पर आधारित है ये जो है, ये नोसिल जो है नेफ्था पर आधारित मुंबई का पहला रासायनिक उद्योग था। मतलब कब था, ये 1961 में नोसिल नेफ्था पर आधारित मुंबई का पहला रासायनिक उद्योग था। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे संश्लेषित तंतु के बारे में। तो संश्लेषित तंतु जो है इसको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। तो इसकी मजबूती, टिकाऊपन, धोने पर ना सिकुड़ने वाला, यानी जो उसकी जो आकार में जो कमी आती है गुने, ये गुण कहता है, उसको सिकुड़ने का गुण कहता है। तो इस गुण में के कारण, यानी नहीं सिकुड़ने वाला गुण और टिकाऊपन और मजबूती के कारण जो है, इसी गुण के कारण, यही सब गुण के कारण इसका व्यापक रूप से प्रयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। यानी बड़े पैमाने पर, यानी ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है कपड़ा बनाने के लिए, यानी सिंथेटिक फाइबर का। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे ज्ञान आधारित उद्योग के बारे में। तो ये जो है भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से विकसित हुए सेक्टरों में से एक है। भारत सरकार ने देश में अनेक सॉफ्टवेयर पार्क्स बनाए हैं। क्या बनाए हैं, पार्क बनाए हैं। अगला पॉइंट पढ़ेंगे नई औद्योगिक नीति यानी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में की गई थी। यह आपका मॉडल पेपर में आया था, मॉडल पेपर आप लोग कवर किए, यहीं से आपका क्वेश्चन आया था कि नई औद्योगिक नीति की स्थापना यानी इसकी घोषणा कब की गई थी। तो 1991 में। 2022 का मॉडल पेपर जारी हो चुका है ना, आप लोगों को मालूम है कि नहीं, मालूम है, अगर नहीं किए तो चैनल का प्ले लिस्ट में जाइए, कवर कीजिए, हर एक सब्जेक्ट का करना है, क्योंकि जानते हैं ना कि जो मॉडल सेट होता है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मॉडल सेट जो सेम टू सेम जो पैटर्न आया आपका ना, तो यही पैटर्न के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसको जाके सोल्व कीजिए। अगर आपसे 60% प्लस सोल्व हो जाता है तो आपकी तैयारी अच्छी है, अगर नहीं हो जाता तो फिर टाइम है, एक तरह से टाइम है, अच्छे तरह से तैयारी कीजिए और अच्छे तरह से ध्यान से तैयारी कीजिए, टाइम को इधर उधर मत गंवाइए। ठीक है, ये मॉडल सेट काफी इंपॉर्टेंट होता है, 2022 का जारी कर दिया गया है और बहुत सारे बच्चे कवर भी किए हैं। अगर आप नहीं किए हैं, फिर आप लोगों में से कोई नहीं किए, तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बता दिया, याद आया हमको मॉडल सेट के बारे में। तो देखिए नई औद्योगिक नीति 1991 में इसका घोषणा हुआ। तो औद्योगिक अवस्थिति कार्यक्रम का उदारीकरण नीति के 3 मुख्य लक्ष्य है। क्या है, 3 मुख्य लक्ष्य, उदारीकरण हो गया, निजीकरण हो गया, वैश्वीकरण हो गया। ठीक है, औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का समापन। क्या है, औद्योगिक व्यवस्था का ये जो है मतलब इस नीति के अंतर्गत जो है कितने उपाय लिखे हैं, यानी नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या फैसिलिटी है। तो ये जो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे औद्योगिक अवस्थिति कार्यक्रम का उदारीकरण नीति के 3 मुख्य लक्ष्य हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये पहला पॉइंट है, पहला मतलब उपाय है नई औद्योगिक नीति का। दूसरा उपाय क्या है, दूसरा
दूसरा मतलब मेथड क्या है या फिर दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का समाप्त कर दिए औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद है कि मैंने मतलब औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था कोई भी उद्योग को मतलब स्थापित करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती थी, लेकिन वो बहुत हद तक मतलब समाप्त कर दिया, लेकिन कुछ ही मतलब जो उद्योग है उस पर अभी भी जारी है। ठीक है, उसके बाद है विदेशी तकनीकी का निःशुल्क प्रवेश, यानी विदेशी यानी फॉरेन कंट्री के जितने भी टेक्नोलॉजी है उनको देश में प्रवेश किया मतलब उनको देश में प्रवेश करने से नहीं रोका जाता है। अगर प्रवेश करता भी है तो उनको फी नहीं दी जाती, ज्यादा मतलब टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक है, वही बात आपको करा है कि विदेशी तकनीकी का निःशुल्क प्रवेश, पूंजी बाजार में अभिगम्यता, खुला व्यापार यानी ओपन जो बिजनेस होता है, उसके बाद ओपन अर्थव्यवस्था भी बोल सकते हैं यानी खुला अर्थव्यवस्था भी बोल सकते हैं, औद्योगिक अवस्थिति कार्यक्रम का उन्मूलन यानी औद्योगिक अवस्थिति कार्यक्रम का उन्मूलन। ठीक है, ये सब क्या मतलब क्या नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत ये सब उपाय किए गए। अगला पॉइंट है मेरा औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था। देखिए औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था वस्तुतः सुरक्षा, सामरिक यानी सुरक्षा क्या है, सुरक्षा के बारे में जो भी मतलब होते हैं, सुरक्षा देश को लेकर के जो भी काम होते हैं सुरक्षा के, सामरिक और अथवा पर्यावरणीय सरोकार से संबंधित केवल 6 उद्योग को छोड़कर। यहां आपको ये पॉइंट याद रखना है, केवल कितने उद्योग, 6 उद्योग को छोड़कर। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, जैसे कि वहां 1991 वाला पूछ गया था कि औद्योगिक नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है वो चीज तो हर हाल में याद रखना। ठीक है, तो संबंधित केवल 6 उद्योग को छोड़कर सभी यानी बाकी बचे सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी, यानी कर दी गई। साथ ही 1956 में, कब 1956 से सार्वजनिक सेक्टर के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर 4 रह गई है। ठीक है, अगला पॉइंट हमको बता रहा है कि मुख्य औद्योगिक प्रदेश गुजरात प्रदेश हो गया, हुगली प्रदेश हो गया, छोटा नागपुर प्रदेश हो गया, ये सब क्या है मुख्य औद्योगिक प्रदेश हैं। लघु औद्योगिक प्रदेश में जयपुर, अजमेर, मध्य मालाबार, आदिलाबाद, निजामाबाद, ये सब क्या है लघु औद्योगिक प्रदेश है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश गुजरात प्रदेश, हुगली प्रदेश। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। ठीक है, औद्योगिक जिले जैसे कि पूर्णिया हो गया यानी बिहार के अंतर्गत आते हैं, भोपाल हो गया, हैदराबाद हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, अलीगढ़ हो गया, इटीसी, ये सब क्या है मतलब औद्योगिक जिले हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हुगली औद्योगिक प्रदेश के बारे में बताया जा रहा है। तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ यह प्रदेश उत्तर में बांसबेरिया से दक्षिण में बिरला नगर तक लगभग 100 किलोमीटर में फैला है, यानी हुगली औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, 1855 में रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना ने इस प्रदेश में आधुनिक औद्योगिक समूहन के युग का आरंभ किया, यानी 1855 में रिसरा में पहला जूट मिल का स्थापना किया गया था। तो यही मतलब क्या किया कि आधुनिक औद्योगिक समूहन के युग का आरंभ कर दिया हुगली औद्योगिक प्रदेश में। ठीक है, अगला पॉइंट हमको बताया जा रहा है कि कौन नगर में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का कारखाना और चितरंजन और में डीजल का कारखाना, क्या करा कि चितरंजन में डीजल इंजन का कारखाना इस प्रदेश का औद्योगिक स्तंभ है, यानी हुगली औद्योगिक प्रदेश का। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। 1960 तक उद्योग केवल बेंगलुरु, सैलम और मदुरई जिलों तक सीमित थे, लेकिन वे तमिलनाडु के विल्लुपुरम को छोड़कर लगभग सभी जिलों में फैल चुका है। ये क्या हो गया बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश के बारे में। तो बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश में क्या क्या बनते हैं, बहुत सारी चीज बनती है। ये जो है बेंगलुरु जो है काफी मतलब डेवलप कर चुका है तकनीकी के माध्यम से, तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी में काफी मतलब आगे निकल चुका है बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर अभी बहुत सारी चीज वहां का निर्माण होता है, जैसे कि बहुत सारी चीज यहाँ आपको दिखाया जा रहे हैं। तो इस प्रदेश में यानी बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश में वायुयान यानी एससीएल जिसको बोलते हैं, मशीनी उपकरण, कंप्यूटर, टेलीफोन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का उद्योग महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ इस प्रदेश में रेल के डिब्बे यानी रेलगाड़ी जो होते हैं, इंजन के डब्बे होते हैं, रेल के डब्बे, टेक्सटाइल, डीजल इंजन, उसके बाद फिल्म उपकरण, ग्लास, रेडियो इत्यादि बनाए जाते हैं। मेन जो सामान है यानी कॉस्टली यानी जो हाई क्वालिटी का जो सामान है वो सब जो बनते हैं कौन सा प्रदेश में, बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश में बनती है। ठीक है, अगला पॉइंट है मेरा, अभी हाल ही में यानी क्या करा है कि अभी हाल ही में सबसे बड़ी पेट्रोलियम परिशोधनशाला जो है जामनगर में स्थापित किया गया। ये प्रेजेंट आपको यह याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर का जो थ्योरी है वो क्या हो गया, द एंड मतलब इन द हो गया, मतलब पूरा समाप्त हो गया, कोई थ्योरी नहीं बचा। ये पार्ट 2 वीडियो
में हम लोगों ने पूरा थ्योरी कवर कर लिया। तो प्लीज यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि उसको भी इस तरह का कंटेंट मिलना बहुत जरूरी है, वो भी कहीं भटकते होंगे। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है, पूरी मुकम्मल तरीके से कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी आपको यहाँ करने को मिलेगा। मतलब हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है और जो भी इफेक्टिव मटेरियल से चाहिए, यानी एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए, अच्छा मतलब प्रदर्शन करने के लिए अच्छा मटेरियल से चाहिए, जो आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती है। पिछले ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है, पिछले ईयर का जो बोर्ड मॉडल पेपर होता है, यानी पिछला ईयर का जो भी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, मॉडल सेट होते हैं, वो सारा चीज आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये चैप्टर 2 यानी सेकंड यानी पार्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया चैप्टर 8 को। और चैप्टर 8 निर्माण उद्योग काफी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों संस्था के बारे में आपको याद रखना है, क्या है, आईपीसीएल, पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, उसके बाद सीपेट, ठीक है। ये सब चीज आपको याद रखना है। रसायन उद्योग क्या क्या होते हैं, ये मैंने हम लोगों ने पूरा तरह से हम लोगों ने पूरा थ्योरी को कवर कर लिया है। बुक 2 भारत लोक अर्थव्यवस्था का चैप्टर 8 निर्माण उद्योग इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पूरा थ्योरी हम लोग आज कवर कर लिए। अगला जो वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आएगा, ठीक है। तो अगर मैं फिर पुनः रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।